नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है एकेडमिक वार्ता पर। आप सभी की कैसी चल रही स्टडी। जैसा कि जून 2026 का एग्जाम डेट आ चुका है। 25 जून 2026 को एग्जाम है आप लोगों का, यूजीसी नेट का। इसमें सेकेंड शिफ्ट है आप लोगों की। तो इसी को दृष्टि में रखते हुए हम लोग कुछ पीवाईक्यू पर आज डिस्कस करेंगे। हमारी एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर ही, जिसमें आपको चैप्टर बाई चैप्टर पीवाईक्यू मिलेगा और यूजीसी का नेट का जो है पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। उसी क्रमिक रूप से आज हम लोग मौर्योत्तर काल का देखेंगे। लगभग कोई 25 क्वेश्चन है। और आप प्लेलिस्ट में जाएं तो प्लेलिस्ट में जो एनटीए ने या यूजीसी में जो प्रश्न पूछे जा रहे थे उसका पूरा पीवाईक्यू हिस्ट्री का पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं मौर्योत्तर काल को। प्रश्न है, किस विद्वान के अनुसार भारतीय विलासिता की सामग्रियों पर खरीदने के लिए रोम काफी धन व्यय करता था। काफी मतलब बहुत सारा धन व्यय करता था। ऑप्शन में है एरियन, स्ट्रेबो, प्लिनी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है प्लिनी। प्लिनी लिखता है, दरअसल मौर्योत्तर काल में जो व्यापार था वो व्यापार भारत के पक्ष में था। भारत के पक्ष में था। तो प्लिनी लिखता है कि जो रोम है वो भारत से विरासता की सामग्री खरीदने के लिए बहुत सारा धन व्यय करता है। वो कहता है कि भारतीय वस्तुओं से रोम के बाजार भरे हुए हैं। इसी बात को हम लोग देखते हैं कि मॉडर्न में जब पढ़ेंगे हम लोग आधुनिक भारत में, तो आधुनिक भारत में इसी का उल्टा हो जाएगा कि यूरोप की वस्तुओं से भारतीय बाजार भरे हुए हैं, ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस काल में बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो की भांति वेशभूषा, घुंघराले बाल, शारीरिक सौंदर्यता की प्रधानता दिखाई देती है? तो ये जो है गंधार कला से। जब गंधार कला शैली में आप बुद्ध की मूर्तियां देखेंगे तो उसमें क्या है, लंबी नाक, तीखे नयन, लंबी नाक, तीखे नयन, घुंघराले बाल और शरीर पर झीनी चादर, एक बलिष्ठ शरीर और सौंदर्य प्रधानता देखने को मिलेगी। दरअसल हुआ क्या, जब यूनान से यहाँ लोग आए, उन्होंने यहाँ देखा लोग सब बुद्ध का रिफरेंस दे रहे हैं, तो लोगों ने पूछा, वहां के लोगों ने पूछा बुद्ध थे कैसे। तो बताया बुद्ध जो है बहुत लंबे थे, 7 फुट लंबे, घुंघराले बाल हैं, लंबी आंख है, लंबी नाक है, तीखे नयन है। तो उन्होंने वहां यूनान में अपोलो देवता है, अपोलो देवता के आधार पर उन्होंने बुद्ध की मूर्तियां बनाई। जब वही आप मथुरा शैली में देखेंगे तो अध्यात्म से रिलेटेड है, इसमें ध्यान मुद्रा में दिखाई पड़ेंगी मूर्तियां। लेकिन गंधार शैली में वही आपको घुंघराले बाल, सौंदर्य 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 प्रधान शरीर दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुषाण काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल किस विद्वान ने कहा था? तो आर्य शर्मा साहब ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक के सिक्कों पर हिंद, यमन, ईरानी तथा भारतीय देवी देवताओं की आकृतियां मिलती हैं? तो कनिष्क के सिक्कों पर। बहुत बार प्रश्न ये पूछा जाता है, किस शासक के भारत में शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए, उसके सिक्कों पर शिव तथा नंदी और त्रिशूल की आकृतियां बनी थी? तो ये थे विमकटफिशस। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, कनिष्क की टूटी हुई मूर्ति किस शहर से मिली है? लगातार इस समय ट्रेंड में प्रश्न चल रहा है, ये मथुरा से मिली है। प्रश्न है, पतंजलि किस शुंग शासक के पुरोहित थे? तो पुष्यमित्र के ये पुरोहित थे। चरक संहिता कितने खंड और कितने अध्यायों में विभाजित है?
तो ये 8 खंड और 120 अध्यायों में विभाजित है। इसी तरीके से आपको अर्थशास्त्र के बारे में पूछा जाता है, कितने खंडों में विभाजित है। पिछली बार यूजीसी ने ये प्रश्न पूछा था कि अर्थशास्त्र कितने प्रकरण में विभाजित है। इस तरीके से भी प्रश्न आजकल बन रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कालिदास द्वारा रचित मालिकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? तो अग्निमित्र था। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप क्लास करेंगे, हमारा जो क्लास पढ़ा हुआ है उस पर आप देखेंगे तो पूरा इसका स्टोरी बताया गया है अग्निमित्र के बारे में। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी कराई थी सातवाहनों ने। गौतमी पुत्र सतकर्णी द्वारा नाहपान की पराजय के साक्ष्य हैं ये जोगल थम्बी से बहुत सारे सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसपे एक तरफ गौतमी पुत्र सतकर्णी लिखा हुआ है, दूसरी तरफ नाहपान का नाम लिखा हुआ है। इस सिक्कों का पूरा एक मुद्रा शास्त्र अध्ययन होता है, जिसमें यह पता चलता है बाकायदा जो नाहपान है उसके खजाने को लूटा गया गौतमी पुत्र सतकर्णी द्वारा, और उसके सिक्कों पर अपना नाम अंकित कराया गया। पूरा हमने स्टोरी बताया है, कितना सिक्का मिला है, क्या है, पूरा क्लास में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाएं और अकाडमिक वार्ता के प्लेलिस्ट में जाएं, जिसमें एंशिएंट कंप्लीट कोर्स करके एक प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर आपको ये सारी क्लासें मिल जाएंगी। और उन क्लासों में आपको एक एक चीज, एक एक चैप्टर को बड़ी बारीकी से बताया गया है। निम्नलिखित में से प्रोटीन के सिक्के किसने जारी किए? ये भी सातवाहनों ने। सुदर्शन झील पर कौन सा अभिलेख प्रकाश डालता है? सुदर्शन झील का नाम जैसे ही आ जाता है तो आप जूनागढ़ अभिलेख आंख बंद करके लगा दीजिए। कनिष्क के समय का महान विद्वान कौन था? अश्वघोष। सातवाहन शासक सतकर्णी प्रथम द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराए जाने का उल्लेख किसमें मिलता है? तो ये नानाघाट अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। नानाघाट अभिलेख किस जगह मिलता है? तो ये है पुणे में। मौर्य काल के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो आप सातवाहन वंश सबसे ज्यादा प्रभावशाली देखने को मिलता है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून व्यवस्था से, अर्थव्यवस्था से, राज्य की कार्य पद्धतियों से। तो इसमें जो सही उत्तर है समाज व्यवस्था से संबंधित है। मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया? तो शुंग वंश ने। मौर्य के बाद शुंग वंश आया। महाभाष्य के रचनाकार कौन है? तो महाभाष्य के पतंजलि रचनाकार। किस वंश के शासकों के नाम मात्र सत्ता समझ रहे हो? जैसे पितृसत्ता पैट्रियार्की होता उसी तरीके से मात्र सत्ता, ये हमको सातवाहन काल में देखने को मिलते हैं। गाथा सप्तशती नामक प्रकृत साहित्य का लेखक राजा कौन था? तो इसके लेखक हाल हैं। हाल की स्टोरी बहुत अच्छी हमने पूरा क्लास में बताया, हाल कैसे बेहाल हुए हैं, क्यों लिखा इसको, किसके द्वारा, किसके कहने पर लिखी गई, वो सारी चीजें, हाल के गुरु कौन थे, पूरा वर्णन हमने क्लास में किया है, मार्मिक वर्णन किया है स्टोरी टाइप में। आप क्लास देखें, एंशिएंट कंप्लीट कोर्स में जाएं, देखें तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है? तो अश्वघोष। कुषाण काल में मथुरा मूर्ति कला का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ मूर्तियां किस पत्थर से बनाई जाती थी? तो लाल बलुआ पत्थर से बनती थी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी का लेखक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये एक अज्ञात नाविक को दिया जाता है। पेरिप्लस एरिशियन सी जो है एक किताब है, जिसमें एक ग्रंथ है जिसका लेखक का नाम नहीं लिखा हुआ है, उसमें एक अज्ञात नाविक ने लिखा था इसे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सभी को एकेडमिक परिवार की तरफ से यूजीसी नेट 11 एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मन से एग्जाम दीजिए,